लखीमपुर कांड की मनाई गई बरसी, किसानों को दी गई श्रद्धांजलि, राकेश टिकैत ने जताई नाराजगी, तो राहुल गांधी भी बीजेपी पर बरसे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में ठीक एक साल पहले 3 अक्टूबर 2021 को कुछ ऐसा हुआ था जिससे सब सिहर उठे थे। नए कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे आंदोलन के दौरान एक ऐसी हिंसा भड़की थी जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। उस हिंसा में 4 किसानों और एक पत्रकार समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र समेत 14 आरोपी जेल में बंद हैं। मारे गए लोगों के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। ऐसे में इस घटना के 1 साल बाद इसकी बरसी मनाई गई। खीरी हिंसा की बरसी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी अपनी श्रद्धांजलि देने तिकुनिया पहुंचे थे। राकेश टिकैत गुरुद्वारा कोडियाला घाट में आयोजित अखंड पाठ और कीर्तन में शामिल हुए। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद के तौर पर 2-2 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 1 साल पहले किसान आंदोलन के दौरान एक पत्रकार समेत कुल 4 किसानों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। इस घटना के 1 साल बाद इस घटना की बरसी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाते हुए इस पर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में राहुल गांधी लिखते हैं, 1 साल बीत गया लेकिन लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों को इंसाफ नहीं मिला। कारण वही, हमेशा की तरह भाजपा अपराधियों को बचा रही है। जब हमने भारत जोड़ो यात्रा करने का फैसला लिया तब हमारे लिए किसान आंदोलन एक बड़ी प्रेरणा थी। अन्नदाताओं को न्याय दिलाए बिना यह संघर्ष खत्म नहीं होगा। आपको बता दें, 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर में मंत्री अजय मिश्र टेनी की जनसभा थी। इस दौरान किसानों ने किसान बिल को वापस लेने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। तभी प्रदर्शनकारी किसानों पर कथित तौर से भाजपा मंत्री के बेटे ने थार गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के विरोध में किसान संयुक्त मोर्चा ने इसका जमकर विरोध किया, जबकि इसे लेकर काला दिवस भी मनाया गया। वहीं राहुल गांधी ने भी इस मसले पर ट्वीट कर अभी तक किसानों के परिवारों को इंसाफ न मिलने और बीजेपी पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग की। गौरतलब है कि इस घटना के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने वहां जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की थी और इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया भी था। ये वो मुद्दा है जिस पर लंबे समय तक राजनीतिक माहौल बेहद गर्म रहा। इस पर विरोधी दल सत्ता पक्ष बीजेपी पर बेहद आक्रामक दिखाई दिए थे, जबकि इस मामले में पीड़ित परिवार अभी भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में 14 आरोपी हाल फिलहाल जेल में बंद हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बड़ी वारदात। जम्मू में तैनात डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या। आतंकी संगठन पीएफएफ ने ली जिम्मेदारी। नौकर बनकर रह रहा था आरोपी यासीर अहमद, गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की सोमवार देर रात हत्या कर दी गई। हत्या उनके दोस्त के घर पर हुई, जहां पर हेमंत अपने परिवार के साथ डिनर पर गए थे। बताया जा रहा है कि उनके दोस्त के नौकर यासीर ने पहले उनका तकिया से दम घोटने की कोशिश की, बाद में सॉस की बोतल से गला काट दिया। इसके बाद कमरे में आग लगाकर मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद मंगलवार को सुबह पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के संगठन ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी ली है। उसने कहा है कि हम कभी भी और कहीं भी ऐसी हाई प्रोफाइल टारगेट को हिट कर सकते हैं। यह जम्मू कश्मीर विजिट पर आ रहे गृह मंत्री को हमारा एक छोटा सा तोहफा है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक जहां हत्या हुई वह घर डीजी जेल लोहिया के पुराने दोस्त संजीव खजूरिया का है। दोनों के बीच पारिवारिक संबंध थे। लोहिया अपनी ऑफिशियल सिक्योरिटी के साथ वहां गए थे। लोहिया रात में खाना खाने के बाद आराम कर रहे थे। इस दौरान घर में 2 नौकर थे, एक मोहिंदर और दूसरा यासीर।
लोहिया ने यासीर से पाँव में मसाज करने को कहा था। इसी दौरान मोहिंदर को लोहिया की चीख सुनाई दी। वह गया तो कमरे में आग लगी हुई थी। मोहिंदर सिंह ने देखा कि यासीर ने तकिए से पहले लोहिया की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की। शक की वजह से वहां पड़ी सॉस की बोतल से बाद में उनका गला रेत दिया। पुलिस ने बताया कि सबसे पहले सुरक्षा बलों ने रूम में आग लगी देखी थी, जिसके बाद अंदर सूचना दी गई तो मोहिंदर दौड़कर अंदर पहुंचा। मोहिंदर ने वहां देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। वो दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, जिसके बाद यासीर मौके से फरार हो गया, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। ये कल शाम का वाकया है, बहुत ही दुखद घटना है। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि एक लड़का जो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे उनके साथ काम करता था, 4-5 महीनों से काम कर रहा था, उसका हाथ है इस घटना में। सीसीटीवी फुटेजेस अवेलेबल है जिसमें वो भागता हुआ नज़र आ रहा है। जो हथियार इस कांड में इस्तेमाल हुआ है उसको बरामद कर लिया गया है। फिलहाल टेरर एंगल का कोई भी एविडेंस इसमें नहीं आया है। मीडिया से यह भी गुजारिश है कि वो इस किस्म की अफवाह को ना बढ़ाएं आगे। हम एक्यूज़ की तलाश कर रहे हैं और तलाश जब उसको पकड़ा जाएगा उसके बाद ही सही कारणों का खुलासा किया जा सकेगा। कुछ घटना क्या हुआ, क्या मतलब कुछ शुरुआती जांच में क्या पता चला? वो अपने मित्र के घर अपने परिवार के साथ गए हुए थे। वाक़े के दौरान उनका परिवार उनके साथ था और उनके मित्र और उनके भी परिवार साथ में थे और उनके जो डोमेस्टिक हेल्प ने कमरे को अंदर से बंद करके इस घटना को अंजाम दिया। कोई डायरी भी मिली है सर? एक डायरी मिली है जिसमें कि उसने अपने हाथों से लिखा है। उसकी डायरी से ऐसा लगता है कि वो काफ़ी डिप्रेशन की स्थिति में था और अपने आप की जान लेने की भी बात उस पर लिखी है। तो पूरा सर उसको पकड़ने की कोशिश हो रही है, प्रयास चल रहा है। इस घटना के बारे में जम्मू के एडीजीपी मुकेश कुमार सिंह का कहना है कि अभी तक हम यासीर को मुख्य आरोपी मान रहे हैं। हालांकि पुलिस को अभी तक इसमें कोई आतंकी संगठन का कनेक्शन सामने नहीं दिख रहा है। एक तरफ पुलिस इसे आतंकी वारदात नहीं मान रही, वहीं आतंकी संगठन पीएएफएफ के प्रवक्ता तनवीर अहमद राठेर ने प्रेस रिलीज जारी की है। इसमें उन्होंने लिखा है, हमारी नेशनल स्क्वाड ने उदयवाला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हमने जम्मू कश्मीर के डीजी जेल HK लोहिया जैसे हाई प्रोफाइल टारगेट को मार दिया है। ऐसे हाई प्रोफाइल ऑपरेशन का यह महज एक शुरुआत है। यह हिंदुत्ववादी शासन और उसके सहयोगियों को हमारी चेतावनी है कि हम कभी भी और कहीं भी टारगेट हिट कर सकते हैं। यह उस शासन के गृह मंत्री को हमारा छोटा सा तोहफा है जो जम्मू कश्मीर विजिट पर है। हम ऐसे ऑपरेशन से जारी रखेंगे। बता दें कि पीएएफएफ जैसे मोहम्मद से जुड़ा एक पाकिस्तानी संगठन है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद यह संगठन नए रूप में सामने आया है। यह आतंकी संगठन गजावत उल हिंद के मारे हुए कमांडर जाकिर मूसा से प्रभावित है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। कालीन भैया को मिली बड़ी जिम्मेदारी, चुनाव आयोग ने सौंपा बेहद खास काम। किस भूमिका में नजर आएंगे पंकज त्रिपाठी? हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज के जाने माने कलाकार पंकज त्रिपाठी को नई और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। चुनाव आयोग ने पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन बनाने का फैसला लिया है। इस जिम्मेदारी के तहत पंकज त्रिपाठी लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेंगे। पंकज त्रिपाठी को नई जिम्मेदारी देने की घोषणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार ने की। दरअसल पंकज त्रिपाठी OTT से लेकर फिल्मी दुनिया में बड़ी पहचान बना चुके हैं। उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है। इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकन बनाने का फैसला लिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने सोमवार को ऑल इंडिया रेडियो के साथ मिलकर एक सीरीज की शुरुआत की। इस सीरीज के जरिए 100% मतदान के लक्ष्य को पाने की कोशिश शुरू की गई है। आकाशवाणी के विविध भारती और अन्य स्टेशन के जरिए मतदाता जंक्शन के नाम से हर शुक्रवार को 15-15 मिनट की 52 कड़ियां का प्रसारण किया जाएगा। इस मतदाता जंक्शन कार्यक्रम की पहली कड़ी 7 अक्टूबर को प्रसारित की जाएगी। दरअसल चुनाव आयोग मतदान को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करता है।
हर वर्ग के लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाती है। इसके साथ ही देश की मशहूर हस्तियों को नेशनल आइकन या ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर शामिल किया जाता है। चुनाव आयोग की कोशिश है कि मशहूर हस्तियों के जरिए मतदान को लेकर जागरूकता फैलाई जाए। पंकज त्रिपाठी ने नई जिम्मेदारी पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव आयोग से मिली नई जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक पूरी करने की कोशिश करेंगे। बताते चलें कि पंकज त्रिपाठी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था। बिहार में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पंकज त्रिपाठी ने वीडियो और दूसरे माध्यमों के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम किया था। चुनाव आयोग के साथ मिलकर पंकज त्रिपाठी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान खास कैंपेन भी चलाया था। उनकी कोशिश महिला और युवाओं पर ज्यादा फोकस करना था। मतदाता जागरूकता फैलाने के अलावा पंकज त्रिपाठी ने स्वच्छता अभियान को लेकर भी लोगों को जागरूक करने का काम किया है। इस बार चुनाव आयोग ने पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन बनाकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। चुनाव आयोग ने पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन बनाने का फैसला उस समय लिया है जब नवंबर में 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान और 6 नवंबर को मतगणना होगी। जिन राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने हैं उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।